इंडिया कंपनी के बंगाल के नवाबों से संबंध। ठीक, तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो अंग्रेज़ थे, यहाँ पर उन्होंने बंगाल के नवाबों से कैसे संबंध बनाए और कैसे कैसे यहाँ पर व्यापार करने की इजाज़त ली, और धीरे धीरे करके यहाँ पर वो यहाँ की राजनीति में, भारत की सत्ता में हस्तक्षेप करने लगे, और धीरे धीरे यहाँ पे हमारे पूरे देश को हड़प लिया और एक गरीब देश बनाकर छोड़ा। ठीक है, तो कैसे कैसे उन्होंने इसकी साजिश रची वो हम लोग दोस्तों देखेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो यहाँ पर एक नवाब, बंगाल के नवाब से यहाँ पर अंग्रेज़ से बातें करते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दोहरे शासन के समय बनाया गया चित्र है, जब यहाँ बंगाल में दोहरा शासन चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो अंग्रेज़ थे वो कैसे भारत में आए। ठीक है, तो एक देखिए पोर्ट्रेट, आपको तस्वीर दिख सकती है सामने वाली, कि यहाँ पर जो अंग्रेज़ हैं वो अपना भारत के सी शोर पर, उनके तट पर अपना झंडा लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो भारत में अंग्रेज़ी पहली बार आए थे, एकजुट होकर वो समुंदर के ही रास्ते से आए थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ भी दूसरी यूरोपीय जातियों की तरह पूर्वी देशों के बीच कारोबार करने के ख्वाहिशमंद थे। इंग्लैंड ही वह असली यूरोपीय ताकत थी जिसने 1582 ईस्वी में अंतरीप की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़कर सागर में पुर्तगाली एक अधिकार को ख़त्म करा। तो इसका मतलब पहले तो यहाँ पर दोस्तों जो कौन व्यापार करता, पुर्तगाली करते थे। तो पुर्तगालियों के एक अधिकार को किसने ख़त्म करा है? इंग्लैंड ने ख़त्म करा है। ठीक है, क्योंकि जो पुर्तगाली था वो यहाँ पर किसी दूसरे को टिकने नहीं देता था, कोई भी दूसरे देश का आता था उसको भगा देता था। वो चाहता था कि हम ही यहाँ पर भारत में व्यापार करें और दूसरों को यहाँ पर आने नहीं देता था। सब लोग दोस्तों उस समय यही करते थे कि अब वो अपना अपना उपनिवेश बनाते थे। वैसे भारत उस समय उपनिवेश नहीं था, जो पुर्तगाली थे यहाँ पर इजाज़त लेकर व्यापार करते थे। ठीक है, और बादशाह यहाँ पे रूल करता था, ना कि पुर्तगाली करते थे। तो तब भी उनका जो समुद्र के रास्ते थे वहाँ पर उनका अधिकार रहता था। वो क्या करते थे, वो दूसरे देशों से अगर कोई आ रहा है, मान लीजिए डच से कोई आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है और इंग्लैंड से आ रहा है, तो उनको यहाँ पर पहली बात तो शक की नज़र से देखते थे। वो देखते ही पहले उसको जेलों में डाल देते थे। ठीक है, या तो उनको व्यापार करने यहाँ पर नहीं देते थे। ठीक, क्योंकि यहाँ के जो बादशाह थे, नवाब थे, यहाँ पर सिर्फ पुर्तगालियों को ही व्यापार करने की इजाज़त शुरू में दी थी। ठीक, तो पहले यहाँ पर विदेशी कौन थे? पुर्तगाली थे। मगर धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरे देश भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए, जिसमें से जो अंग्रेज़ था उसने आकर यहाँ पर जो पुर्तगाली थी उनकी यहाँ पर मोनोपोली को, उनके एक अधिकार को ख़त्म किया। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कौन सा देश था जिसने पुर्तगालियों के एक अधिकार को, उनकी मोनोपोली को ख़त्म किया, तो वो है इंग्लैंड। ठीक, इस अभियान के अध्यक्ष एडवर्ड फैंटन थे। ठीक है, जिसने इनके एक अधिकार को ख़त्म करा। उसके जो अध्यक्ष थे, उनके जो कैप्टन थे वो थे एडवर्ड फैंटन। पीई रॉबर्ट्स के मुताबिक थॉमस स्टीफन पहला अंग्रेज़ था जिसे हिंदुस्तान की ज़मीन पर बसने का मौका मिला। 1579 ईस्वी में वह गोवा में जैसूत कॉलेज का प्राध्यक्ष नियुक्त हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर है थॉमस स्टीफन की फोटो। ये पहला दोस्तों ब्रिटिश था, अंग्रेज़ था जो कि भारत में आया। ठीक, जो कि गोवा के एक जैसूत कॉलेज में प्राध्यक्ष नियुक्त हुआ। ठीक है, तो ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये एक पोर्ट्रेट है। तो उस समय तो कैमरा होता नहीं था, तो लोग अपने पोर्ट्रेट बनवाते थे। ठीक है, तो ये थॉमस स्टीफन का पोर्ट्रेट है। फ्यूच और न्यूवारी के दो अंग्रेज़ कारोबारी, फिर उसके बाद फिर चार अंग्रेज़ आए, जिसमें से एक फिच और न्यूवारी नाम के दो अंग्रेज़ कारोबारी थे। कब आए? 1588 में। और दो और आए, जिसमें से लीड्स जो कि हीरे जवाहरात का बिजनेसमैन था, उनका विक्रेता था, और एक था उसमें स्टोरी, ठीक, जो कि एक चित्रकार था। तो चार लोग आए। पहले से उसमें था फिच, और दूसरा था न्यूवारी, और तीसरा आपका लीड्स, और चौथा आपका स्टोरी जो कि एक चित्रकार था, के साथ ज़मीन के रास्ते से हिंदुस्तान के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। ठीक है, तो पहले चार लोग आए, और किसके रास्ते से आए? समुद्र के रास्ते से नहीं, ये दोस्तों आए स्थल रास्ते से, ज़मीनी रास्ते से। ठीक,
तो ओमुज पहुंचने पर पुर्तगालियों ने उन्हें गिरफ्तार करके गोवा में भेज दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं पुर्तगालियों का यहाँ पे एक अधिकार था, तो उन्होंने वहाँ पर पुर्तगालियों ने इनको देखा और यहाँ पर देखते ही इनको गिरफ्तार करके गोवा की जेलों में भेज दिया। कैद से बाहर आने के बाद और कुछ दिनों बाद इनको छोड़ दिया गया। बात स्टोरी तो पादरी बन गया और न्यूवारी की मौत हो गई, ठीक है, और लीड्स मुगल फौज में चला गया। लेकिन फिच बंगाल, बर्मा, मलाया, श्रीलंका का कामयाब सफ़र करके 1591 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंच गया। तो यहाँ पर दोस्तों एक जो था वो बच गया, वो था फिच, जो कि बंगाल, बर्मा, मलाया और श्रीलंका का कामयाब सफ़र करके 1591, याद रखिएगा 1591 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंच गया। इंग्लैंड पहुंचकर फिच ने हिंदुस्तान की बेहद ज़्यादा दौलत, उसके गौरव और दूसरी कई दिलकश चीज़ों को बताया। तो उस समय जब फिच गया अपने देश इंग्लैंड, तो वहाँ पे उसने बताया कि भैया भारत में बड़े बड़े राजा हैं, बड़ी शान और शौकत से रहते हैं, बड़ी ठाट बाट से रहते हैं, सोने की प्लेटों में खाते हैं और बड़े बड़े महल बनवाते हैं, बड़े बड़े घर बनवाते हैं। तो और वहाँ पर जो पुर्तगाली हैं वो भी खूब सारा बिजनेस वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं और खूब ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो हमको भी वहाँ पे जाना चाहिए और अपने कारखाने लगाने चाहिए, हमें भी व्यापार करना चाहिए और अपने देश को समृद्ध बनाना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, जो अंग्रेज़ से उनका भी हौसला बढ़ा, उनको प्रेरणा मिली, चलो जब भैया पुर्तगाली कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी बीच में एक और घटना हुई। 1588 ईस्वी में अंग्रेज़ी फ़ौज के ज़रिए स्पेन की जहाज़ी बेड़े को हरा देने से रानी एलिज़ाबेथ का हौसला बढ़ा। तो उस समय दोस्तों जो स्पेन था वो काफ़ी ताकतवर माना जाता था, उसका जो जहाज़ी बेड़ा था, उसकी जो नेवी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, अंग्रेज़ों ने उनके जहाज़ी बेड़ों को हरा दिया। इससे क्या हो गया, यहाँ पर जो स्पेन के वासी थे, वहाँ के जो लोग थे, उनका हौसला बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर भारत में अगर उनको व्यापार करना था तो यहाँ पे पुर्तगालियों को हराना बहुत ज़रूरी था। और पुर्तगालियों को हराने के लिए आपकी नेवी होना, आपकी जो जहाज़ी बेड़ा है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। और उस समय पुर्तगालियों का जो जहाज़ी बेड़ा था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो इससे क्या हुआ कि भैया जब हम स्पेन को हरा सकते हैं तो अगर हम कोशिश करें तो हम पुर्तगालियों को भी हरा सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, उनका थोड़ा हौसला बढ़ गया। उनको भी लगा कि हाँ, जो इंग्लैंड है, जो वो भी कुछ एक देश है, वो भी एक शक्ति बन सकता है पुर्तगालियों की तरह। हौसला बढ़ा और अंग्रेज़ी आवाम में भी बहादुरी और हिम्मत का एहसास पैदा हुआ। इसलिए सरकार की तरफ से कुछ कारोबारियों को अंतरीप के रास्ते समुद्र सफ़र करने की इजाज़त मिल गई। किसने इजाज़त दी? महारानी एलिज़ाबेथ ने। देखिए यहाँ पर आप छोटा सा फ़ोटो आपको देख सकते हैं, ये महारानी एलिज़ाबेथ का है। छोटा सा ही फ़ोटो मुझे मिला, मैंने लगाया तो था बड़ा सा, मगर पता नहीं क्यों स्लाइड में पावर पॉइंट में आते ही बिल्कुल छोटा सा हो गया। अब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, उसकी स्थापना कैसे हुई वो हम देखेंगे। सरकारी हुक्म मिल जाने पर, देखिए यहाँ पर अंग्रेज़ के कारोबारी धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं अपने जहाज़ों को लेते हुए, ठीक है। तो आप फोटो में देख सकते हैं। सरकारी हुक्म मिल जाने पर कई अंग्रेज़ नाविकों ने समुद्री सफ़र किए। 1561 ईस्वी के बीच जेम्स लंकास्टर कुमारी अंतरीप, द केप ऑफ गुड होप और पनामा पहुंचा। कौन पहुंचा? 1561 में जेम्स लंकास्टर कहाँ से होते हुए? कुमारी अंतरीप, जिसको हम बोलते हैं द केप ऑफ गुड होप, और पनामा होते हुए 1599 ईस्वी में बेंजामिन वुड के अधीन जहाज़ों का एक बेड़ा पूर्व की तरफ रवाना हुआ, ठीक है। 1500 ईस्वी में लंदन का एक कारोबारी जॉन मिल्टन हॉस ज़मीनी रास्ते से हिंदुस्तान आया और पूर्व में 7 साल रहा। लेकिन इंग्लैंड की कारोबारी खुशहाली के लिए सबसे ज़रूरी कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उठाया गया। ये एक यादगार दिन था। इस दिन 100 कारोबारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। आप देख सकते हैं लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ये एक यादगार दिन था। इस दिन 100 कारोबारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की।
उन्होंने इस कंपनी का नाम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया रखा। इंग्लैंड की महारानी इंग्लैंड की महारानी प्रथम ने भी इन कारोबारियों को अपना पूरा समर्थन और सहयोग दिया। कंपनी को 15 सालों के लिए पूर्वी देशों के साथ कारोबार करने का अधिकार मिला। ठीक है, तो वहाँ पर यह जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको अब अधिकार मिल गया था कि वो पूर्वी देशों के साथ कारोबार कर सकती थी। इंग्लैंड की तारीख में इस कंपनी की स्थापना एक ज़रूरी घटना है, क्योंकि इसी की कोशिश के नतीजे में आगे चलकर हिंदुस्तान में विशाल हिंदुस्तानी सल्तनत की नींव पड़ी। यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसी ने धीरे धीरे करके यहाँ पर सत्ता को हथियाया, यहाँ पर लोगों को इतना ज़्यादा गरीब बनाया और अपने अंग्रेज़, अपने ब्रिटिश में, अपने लंदन में अपनी घर की तिजोरियों को भर लिया। तो इसका एक बहुत ही बड़ा हाथ है अंग्रेज़ों का अमीर बनने में। ठीक है, अब बंगाल की हालत दोस्तों देखते हैं। मुगल सल्तनत का एक सूबा बंगाल भी था। औरंगजेब की मौत के बाद पूरी मुगल सल्तनत तितर बितर होकर छोटे छोटे आज़ाद राज्यों में हो गई। ठीक है, तो उस समय जो औरंगजेब था मुगल, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर था उस समय का। तो अब जब वो मर गया तो उसकी जो सल्तनत थी धीरे धीरे तितर बितर हो गई। उसके जो बच्चे थे, उसके जो और भी लोग थे ख़ानदान में, वो गद्दी के लिए लड़ने लगे। तो क्या हुआ, आंतरिक झगड़ों से ही वजह से यहाँ की जो सत्ता थी वो डगमगाने लगी। बंगाल में भी यही हुआ। मुगल सल्तनत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां जबरन बंगाल पर अधिकार कर खुद वहाँ का नवाब बन गया। कौन बन गया? अलीवर्दी खां। इसका अभी हम फोटो आगे देखेंगे, पोर्ट्रे, तो आपको पिक्चर भी दिखाई दी। कब? 1740 ईस्वी में। ठीक है, फिर अलीवर्दी खां के बाद दोस्तों सिराजुद्दौला बना। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे, उसकी स्टोरी कवर करेंगे। जबरन बंगाल पर अधिकार कर लिया किसने? अलीवर्दी खां में। किसके बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद कर खुद वहाँ का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां हुनरमंद और काबिल राजा था। अपने शासनकाल में वह लगातार मराठा हमलावरों से लड़ता रहा। आखिर में 1751 ईस्वी में काफ़ी दौलत देकर उसने मराठों से संधि कर ली और इसके बाद अपने ज़िंदगी के आखिरी सालों में अब उसने शांति स्थापित करने की कोशिश की। दोस्तों ये देखिए, ये है अलीवर्दी खां का पोर्ट्रे, आप देख सकते हैं। ठीक, लेकिन वह नाकामयाब रहा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कुशल राजा था, काबिलियत थी इसमें। अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था। ये देखिए एक चीज़ है जिसकी वजह से भारत में अब ये भी एक इवेंट है, एक जिसकी वजह से यहाँ पर जो अंग्रेज़ हैं उनको यहाँ पर मौका मिल गया, क्योंकि अलीवर्दी खां का था, क्योंकि अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, जिससे क्या हुआ आगे चलकर उसके जो ख़ानदान में उसमें फूट पड़ गई। ठीक है, उसको आगे समझेंगे। अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां थीं। उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे, ठीक है, जो सबसे छोटी बेटी थी उसका एक बेटा जिसका नाम था सिराजुद्दौला, को अपना उत्तराधिकार चुना। जो बड़ी 2 बेटियां थीं, उनके बेटियों के जो हस्बैंड थे, उनके जो पति थे, तो उनको अधिकार मिलना चाहिए था, ऐसा बड़ी बेटियों को लग रहा था। मगर जो अलीवर्दी खां था उसने किसको चुना? अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे को, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। इससे क्या हुआ, जो उसकी बड़ी 2 बेटियां थीं तो उनमें ही जाकर फूट पड़ने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें क्या करा, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आग में घी डालने का काम करा। हम तो कहेंगे कि घी में आग डाला। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो षड्यंत्र था और ज़्यादा मजबूत होता गया। ठीक, तो सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकार चुना, लेकिन इसका ये काम 2 बड़े दामादों को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उसके शासनकाल में ही दरबार में साजिश होने लगी। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को अलीवर्दी खां की मौत हो गई। दोस्तों देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ डेथ है वो है 1756 ईस्वी को अलीवर्दी खां की मौत हो गई। ठीक है, इसको याद कर लिएगा। सिराजुद्दौला और बंगाल की गद्दी। अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला का बंगाल की गद्दी के लिए संघर्ष हो गया। बैठ तो गया मगर शासन उसको करने नहीं दिया जा रहा था। उसकी जो बड़ी बेटियां थीं और जो सिराजुद्दौला था काफ़ी ज़्यादा निरंकुश शासक था। ठीक है, क्योंकि अलीवर्दी खां के दौर में भी जो
अंग्रेज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे थे। वो अलीवर्दी खां के ऑर्डर्स को नहीं मानते थे। तो सिराजुद्दौला इनकी चालों को समझ गया था, जो अंग्रेज़ हैं, ये भैया यहाँ पर धीरे-धीरे करके यहाँ पर अपना सत्ता को यहाँ पर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो वो एक तरह से अंग्रेज़ों का साथ नहीं देता रहा, जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ थे इसके ऊपर ठने रहते थे कि किसी तरह से सिराजुद्दौला को हटाओ, किसी दूसरे नवाब को बैठा दो। तो इसलिए क्या हुआ, जो दूसरी उसकी जो 2 बड़ी बेटियां थी, उससे जाकर ये झूठी-सूठी जाके लगाते थे कि भैया देखो ये ऐसा, ये है, वो है, और जाकर आग लगाते हुए तरह-तरह के षड्यंत्र रचते थे, जिससे जो सिराजुद्दौला है वो गद्दी पर से उतर जाए। बंगाली गद्दी पर बैठा, लेकिन गद्दी पर बैठते ही उसे चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया। अलीवर्दी खां के 3 बेटियां थीं, जैसा कि हम बता चुके हैं, और उसके तीनों ही दामाद उसके शासनकाल में ही मर गए थे। उसकी बड़ी बेटी घसीटी बेगम, जो सबसे बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम, ये सबसे ज़्यादा विरोध करती थी सिराजुद्दौला का नवाब बनने में। पूर्णिया के गवर्नर को ब्याही गई थी। शौकतगंज नवाब अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी, जो कि पटना के गवर्नर की विधवा थी, का बेटा सिराजुद्दौला था। ठीक है, अलीवर्दी खां मरते वक्त सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बना गया था। इसलिए गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला को घसीटी बेगम, शौकतगंज और राजवल्लभ के शामिल साजिश का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जगत सेठ और कलकत्ता का मेन सिख कारोबारी अमीचंद भी सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, लेकिन इन सब के से बढ़कर सिराजुद्दौला के सामने सबसे बड़ी मुश्किल अंग्रेज़ों के कुचक्र और साजिश के रूप में खड़ी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये है पोर्ट्रेट सिराजुद्दौला का। ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों है पोर्ट्रेट सिराजुद्दौला का। ठीक है, तो इतने सारे लोग थे, कारोबारी अमीचंद थे, ठीक है, उसकी बड़ी बेटी थी, जगत सेठ थे, ठीक, तो और ऊपर से अंग्रेज़ भी थे। तो इतनी सारी लोगों का उसे तो इन सारी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ रहा था सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के कुचक्र, अब कैसी कैसी साजिशें चली सिराजुद्दौला को हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने, वो हम लोग देखेंगे। अंग्रेज़ों ने बंगाल को लूटने और उसे नुकसान पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था। अलीवर्दी खां के शासनकाल से ही अंग्रेज़ों के ज़रिए बंगाल को लूटने की पॉलिसी शुरू हो चुकी थी। जो ये अंग्रेज़ थे वो पहले से ही बंगाल को लूटना शुरू कर चुके थे अलीवर्दी खां में। हकीकत में पूर्वी सूबों में बंगाल सबसे ज़्यादा उपजाऊ सूबा था, ठीक, जिससे अंग्रेज़ उस पर बराबर नज़र लगाए थे। इसी वक्त बंगाल में उस वक्त के हिंदुस्तानी ईसाई कुछ हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमान राजाओं के खिलाफ बगावत करने और उनके राज्य को खत्म करने की साजिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये दोस्तों जो हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये अंग्रेज़ों ने ही चलाई। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो सत्ता में लोग हैं, ठीक है, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में लड़वाते हैं, सिख मुस्लिम में और सिख हिंदुओं में लड़ाते हैं। तो ये पॉलिसी किसने शुरू करी? ये अंग्रेज़ों ने ही शुरू करी। और अफसोस की बात है दोस्तों, आज भी कुछ जो नेता है, पॉलिटिशियन है, वो अपनी गद्दी के लिए, ज़रा सी सत्ता के लिए हमारी भारत में इतनी नफ़रतें फैलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे दंगे होते हैं। और अफसोस की बात है, इंग्लैंड तो यहाँ पर नफ़रत पड़वाकर खूब एक इतना बड़ा राष्ट्र बन गया, अपने देश को इतना मजबूत बना लिया, अपनी इकनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इतना बढ़ा दिया, और हम लोग दोस्तों आज भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सोचने की बात है, ठीक है, और ऐसा ही नेता करते रहेंगे। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें उस पर रिएक्ट करना चाहिए। तो ऐसा जो कोई भी करता है बहुत ही गलत है। और जैसे कि उस समय अंग्रेज़ करते थे अपनी सत्ता अपनाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर आजकल कुछ राजा, कुछ सत्तारूढ़ी यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है वो कर रहे हैं। उनका यहाँ पर किसी जनता से कोई लेना देना नहीं है कि वो जनता सुख में है, गरीब है, तो हमें उनकी मदद करना चाहिए। वो सिर्फ अपनी गद्दी के लिए करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए, हमें समझदार होना चाहिए कि हमें इनके भड़कावे में नहीं आना चाहिए। तो ये दोस्तों थोड़ा सा मैसेज था आपके लिए। तो इस समय क्या हुआ, ईसाई
और कुछ हिंदू के साथ मिलकर तो क्या करते थे, यहाँ पर जो ईसाई थे, क्योंकि वो ईसाई क्या थे, अंग्रेज थे, तो वो आकर हिंदू को भड़काते थे कि भैया देखो देखो ये तुम्हारी संस्कृति को का विनाश कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम्हारी संस्कृति छीन रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदू भड़क जाते थे, तो वो जो मुसलमान राजा थे उनका साथ नहीं देते थे। भले उस समय जो जीडीपी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, उस समय बिल्कुल अमीर देश भारत माना जाता था। तो कैसे हो सकता है यहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई की मेजोरिटी है उनके बिना हम लोग इतनी तरक्की कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उन लोग उनको भी साथ देके चले, तभी तो इतनी बड़ी शक्ति बना, ठीक, इतना ज़्यादा पैसा था। तो मगर यहाँ पर ईसाई क्या कर रहे थे, हिंदू और मुस्लिम में बीच में फूट पड़वाने लगे, ठीक। तो ये फूट पड़वाने का काम उन लोगों ने शुरू करा, जिसको हम लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहते हैं, को खत्म करने की साजिश कर रहे थे। कलकत्ता का मशहूर बगावत करने और उनके राज्य को खत्म करने की साजिशें कर रहे थे। कलकत्ता का मशहूर कारोबारी अमीचंद, ठीक है, अमीचंद भी अंग्रेज़ों की मदद कर रहा था। देखिए यहाँ पर एक व्यापारी भी यहाँ पे, अब इनको भी अपने व्यापार से लेना देना है। यहाँ पर जो भारत की जनता है वो मरे कटे, वो कितनी भूखमरी में आए, इनकी वजह से आगे हम देखेंगे कैसी बंगाल में सबसे बड़ी भूखमरी झेलनी पड़ी, जिसमें लाखों लोग मारे गए दोस्तों, ठीक है। और सिर्फ इन कुछ चंद लोगों के स्वार्थ की वजह से अंग्रेज़ों की मदद कर रहा था। एक अंग्रेज साजिशकारी कर्नल स्कॉट ने अमीचंद की मदद से गुप्त रूप से बड़े बड़े हिंदू राजाओं और रईसों को अपनी तरफ मिला लिया। कर्नल स्कॉट ने अपने झूठे सच्चे वायदे करके नवाब के कई दरबारियों और संबंधियों की नीयत को भी डावाडोल कर दिया। उधर कलकत्ता में अंग्रेज़ों और चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की किलेबंदियां बराबर जारी थी। हालांकि अलीवर्दी खां को इन बातों का थोड़ा सा भेद मालूम चल गया था, ठीक है, अब उसको पता चल गया था जो अलीवर्दी खां था उस समय, तो ये जो धीरे धीरे वो अपनी जो सेना है वो अब हमारे देश में ला रहे हैं, जो कि सही नहीं था। नवाब ने इसके लिए सख्त कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वह कुछ भी न कर पाया। अपने आखिरी वक्त में उसने सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों से सतर्क रहने की चेतावनी दी। इसी मारे जो सिराजुद्दौला था वो अंग्रेज़ों का धूर्त विरोधी था, वो उनसे जाकर मिला नहीं, जैसे कि मीर जाफ़र और मीर कासिम जाकर और यहाँ के कुछ व्यापारी मिले। वो जानता था जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ पर अब सत्ता को हथियाने की नीयत रखते हैं, इस मारे वो जाकर नहीं मिला। सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठते वक्त अंदर ही अंदर फैल चुकी थी, जो षड्यंत्र था वो फैल चुका था जैसे ही सिराजुद्दौला पहुंचा, क्योंकि उसने कितने भी बहुत सारे कारोबारी थे उनको अपनी तरफ उसने मिला लिया था। उधर अंग्रेज कारोबारी शुरू से ही सिराजुद्दौला के लिए सिर दर्द का कारण बने थे। नवाब कई कारणों से अंग्रेज कारोबारियों से नाराज था। अंग्रेज शाही फरमानों के जरिए मिली सुविधाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और बिना टैक्स दिए ही कारोबार कर रहे थे, और हिंदुस्तानी कारोबारियों को भी दस्तखत देकर मुफ्त कारोबार करने के लिए उकसा रहे थे, ठीक है। उस समय क्या होता था, तो यहाँ पर जो अंग्रेज थे तो उनको तो अधिकार मिला हुआ था कि यहाँ पर वो कर सकते हैं, और इसके लिए उनको एक दस्तखत जारी कर दिए जाते थे कि आप दस्तखत ले लो और उससे आप दिखा दोगे कि ये दस्तखत आपको मिल गए हैं तो आप कारोबार कर सकते हो, तो आपको एक विशेष छूट मिली हुई है। मगर ये क्या हुआ, अब इसकी क्या ये कॉपी बना लेते थे, उस समय छापे खाने का आविष्कार हो चुका था तो इसकी कॉपी बनवा लेते थे, और ये कॉपियाँ जाके जो हिंदुस्तानी व्यापारी होते थे और जो दूसरे व्यापारी होते थे उनको जाके दे देते थे। तो कहते थे कि भैया तुम भी दिखा देना और तुम भी टैक्स देने से बच जाना। तो ये तो सरासर गलत चीज़ है, आपको अधिकार दिया है, आप कैसे दूसरों को अधिकार दे सकते हो उसकी कॉपी बनवा कर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला है तो उसको तो नुकसान हो ही रहा था उसको, और ऊपर से इन लोग टैक्स भी कहीं जगह नहीं देते थे, ठीक है। अपनी नेवी के बल पर, अपनी सेना के बल पर
ये कहीं कहीं पर टैक्स भी नहीं देते थे, जिससे जो सिराजुद्दौला था उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि भैया उसका जो राज्य है उसको नुकसान हो रहा है, उसको टैक्स नहीं मिल रहा है, ऊपर से आप दूसरों को भी ये दस्तखत जारी कर रहे होते तो गलत है। तो उसका जो गुस्सा था वो बिल्कुल जाहिरी था। दस्तखत देकर मुफ्त कारोबार करने के लिए उकसा रहे थे। इससे नवाबों को आर्थिक नुकसान हो रहा था। नवाब का अंग्रेजों से नाराज होने का कारण अंग्रेजों के जरिए नवाब के खिलाफ साजिश थी। बंगाल के दरबार में उत्तराधिकार को लेकर जो साजिशें चल रही थीं, उनमें अंग्रेज भी शामिल थे। सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने के बाद भी अंग्रेज ये उम्मीद रखते थे कि उनकी साजिश कामयाब होगी और बंगाल की गद्दी पर वे उस आदमी को बिठाएंगे जो उनके काबू में होगा। ये थी दोस्तों इनकी नीयत। वो एक अपने प्रतिनिधि को बंगाली गद्दी पर बैठाना चाहते थे जो उनकी बात सुने, ठीक है, और ऐसा करने में वो कामयाब भी हुए दोस्तों। और बंगाल गद्दी पर वे उस आदमी को बैठाएंगे जो उनके काबू में हो। हर एक नए नवाब के गद्दी पर बैठते वक्त सभी मातहत राजा, अमीर और हिंदुस्तानी राज्यों के प्रतिनिधि दरबार में हाजिर होकर नज़ीरे पेश करते। उस समय होता क्या था, जब कोई भी नवाब बनता था तो दूसरे राज्य के जो राजा थे और दूसरे वहाँ पे जो व्यापार करते थे, जो हिंदुस्तानी राजा भी थे, वो नवाब के दरबार में आते थे और उसे बहुत सारे तोहफे देते थे, जिससे पता चलता था कि जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इस आदमी को, इस नवाब को स्वीकार कर लिया है कि यही इस राज्य का नवाब है। ठीक है, तो ये एक तरह का साइन था कि जनता के द्वारा जो नवाब है वो स्वीकार कर लिया गया है। ठीक, नज़ीरे पेश करते थे। देखिए, देख रहे हैं किस तरह से फोटो में दिख रहा है यहाँ पर जो अंग्रेज़ है। पहले अंग्रेज़ आते थे अलीवर्दी खां में, तभी तो उनको यहाँ पर इजाज़त मिली। तो इस तरह से नज़ीरे पेश करते थे। ऐसी उस वक्त एक परंपरा थी। इसका मतलब ये था कि वे नए नवाब को स्वीकार करते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला की गद्दी पर बैठने के वक्त अंग्रेज़ कंपनी की तरफ से कोई नज़ीरें पेश नहीं की गई। उन्होंने जो नज़ीरें पेश करना थी बंद कर दिया। इसका सीधा मतलब था जो अंग्रेज़ हैं वो सिराजुद्दौला को एज अ नवाब स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा उस वक्त अंग्रेज़ लोग नवाब के उन दरबारियों को कलकत्ता में अपनी कोठियों में पनाह देते थे जो नवाब के खिलाफ बगावत करते थे। यानी जो बगावत में शामिल होते थे सिराजुद्दौला के खिलाफ, अंग्रेज़ उनको पनाह देते थे, वो अपनी कोठियों में रखते थे, जो बनाते थे उनकी किलेबंदी करते थे। इन सब बातों की खबरें नवाब सिराजुद्दौला तक पहुंचती रही, लेकिन वह बर्दाश्त करता रहा। इसी साल यूरोप में सप्तवर्षीय जंग शुरू हो गई। सप्तवर्षीय जंग दोस्तों यूरोप में फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, जो 7 साल चली गई थी, जिसको हम सप्तवर्षीय युद्ध या सप्तवर्षीय जंग 7 ईयर्स वॉर कहते हैं, शुरू होने की आशंका पैदा हो गई। इसी कारण अंग्रेज़ों ने अपनी बस्तियों में दुर्ग बनाने शुरू कर दी, यानी किले बनाने शुरू कर दिए, लेकिन नवाब का हुक्म नहीं लिया। देख रहे हैं यहाँ पर देखिए कैसे बड़े बड़े यहाँ पे दुर्ग बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। ठीक है, तो दीवारें बनी हुई हैं कि यहाँ पर अगर कोई आए तो हमला उसका हम झेल सकें। देख रहे हैं, तो ये ऐसे किले बंदी दोस्तों करते थे अंग्रेज उस समय। तो अब इन्होंने क्या हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध होने वाले थे, युद्ध होना था, तो उन्होंने कहा था अब देखिए जब बाहर यूरोप में युद्ध होता था तो उसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान में भी दिखता था, क्योंकि जब फ्रांस, उस समय फ्रांस, सप्तवर्षीय युद्ध दोस्तों किसके बीच में हुआ, फ्रांस के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। ये कहाँ हो रहा था, यूरोप में हो रहा था। तो यूरोप में जैसे जैसे युद्ध होता था तो यहाँ पर भी युद्ध बढ़ जाता था। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान में भी था, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रांस और अंग्रेज़ थे वो भी परस्पर लड़ रहे थे यहाँ पे सत्ता के लिए, यहाँ पे व्यापार के लिए। वो भी अपना एक अधिकार, फ्रांस अपना एक अधिकार अपना रखना चाहता था और अंग्रेज़ अपना एक अधिकार यहाँ पे जमाना चाहते थे, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी दिखता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध होने वाले थे तो उन्होंने कहा भैया यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट होगा, इसके लिए हमें अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। और उन्होंने क्या करा, अपनी किलेबंदी शुरू कर दी, अपने बड़े बड़े किले बनाने लगे, अपनी मोटी मोटी दीवारें बनवाने लगे कि यहाँ पर हमला, फ्रांसीसियों का हमला सहन करा सके। मगर इसके लिए भैया ये आपका देश नहीं है, इसके लिए तो आपको नवाब से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मगर इन्होंने किलेबंदी के लिए नवाब से इजाज़त नहीं ली। इनफैक्ट जब नवाब ने मना करा तो
फ्रांस ने तो अपनी किलेबंदी बंद कर दी, मगर अंग्रेज़ों ने अपनी किलेबंदी बंद नहीं करी, जिससे जो सिराजुद्दौला था उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे सिराजुद्दौला के काम। सिराजुद्दौला के मेन काम बहुत सारे थे, उनको हम धीरे कर देखेंगे। अंदरूनी मुश्किलों का समाधान, कैसे उसने जो अंदरूनी षड्यंत्र थे, अंदरूनी साजिशें थीं, आंतरिक साजिशें थीं, उनको कैसे धीरे धीरे करके सफाया करा भैया, उसको हम देखेंगे। हालातों के कारण बंगाल की राजनीति यानी राज पॉलिसी की हालत बेहद गंभीर हो गई थी, लेकिन सिराजुद्दौला ने अक्लमंदी और दूरदर्शिता से काम लिया। सबसे पहले वह अंदरूनी झगड़ों का समाधान कर देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बड़ी मौसी घसीटी बेगम, जो उसकी पहली यानी अलीवर्दी खां की पहली बेटी और जिसका नाम घसीटी बेगम था, वो बहुत विरोध करती थी सिराजुद्दौला का। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ को आगे भड़काते थे। घसीटी बेगम की जागीर जब्त कर ली। सिराजुद्दौला ने क्या करा? घसीटी बेगम अलीवर्दी खां की पहली बेटी, उसकी जागीरों को जब्त कर लिया और उसे नवाब के महल में नज़रबंद कर दिया। ये उसने पहला काम किया। उसके बाद पूर्णिया के गवर्नर, फिर जो पूर्णिया गवर्नर थे शौकत जंग, ये भी षड्यंत्र में शामिल थे, ये भी अंग्रेज़ों की तरफ थे। अब इनका निपटारा करना शुरू करा उसने, वो ख़त्म करने का इरादा किया और राजमहल की पहाड़ियों की तरफ एक विशाल फौज लेकर चल दिया। शौकत जंग ने डर कर उसे नवाब स्वीकार कर लिया, वो यहाँ पर डर गया और क्या करा उसने, जो सिराजुद्दौला है उसको अपना नवाब स्वीकार कर लिया और कई बेशकीमती तोहफे देकर उसे खुश कर दिया। अब ये चीज़ उसने दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब वज़ीर राज बल्लभ का कुटुंब और उसका लड़का राज बल्लभ खजाना लेकर अंग्रेज़ों की पनाह में कलकत्ता चला गया। अब ये दो बच निकले और ये कहाँ चले गए? अंग्रेज़ों की शरण में चले गए। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के अंग्रेज़ गवर्नर को लिखा कि वह वज़ीर राज बल्लभ के कुटुंब को उसे सौंप दे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी बात ना मानी। इसलिए सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष ज़रूरी हो गया। इसी बीच शौकत जंग ने मुग़ल बादशाह से बंगाल की नवाबी की सनद प्राप्त कर ली। वहाँ नवाब के फौजी कमांडर मीर जाफ़र और जगत सेठ वगैरह से इस संबंध में फैसला हो रहा था कि मीर जाफ़र ने गुप्त रूप से समाचार पाकर उस पर धावा बोल दिया। जंग में शौकत जंग बुरी तरह से हार गया और मारा गया। अब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़, अब यहाँ पर अब देखिए जितने भी आंतरिक मामले थे उसको सिराजुद्दौला ने सफाया चट कर दिया। अब बारी आई दोस्तों अंग्रेज़ों की। अफसोस की बात, वो इनका सफाया नहीं कर सके। सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों की तरफ से पहले से ही होशियार था, जैसा कि उसके जो पहले के बादशाह थे, जो उसके नाना थे अलीवर्दी खां, उन्होंने इसको आगाह करा था कि भैया ये जो अंग्रेज़ हैं ये बड़े चालाक हैं, यहाँ पे इनसे बच के रहना। अंग्रेज़ों के माल पर टैक्स माफ़ थी, इसलिए अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तानी कारोबारियों से रिश्वत लेकर अपने दस्तखत की एक पर्ची उन्हें दे दिया करते थे कि फला कारोबारी हमारा माल ले जा रहा है। नवाब के वर्कर हिंदुस्तानी कारोबारियों से इस तरह की पर्चियाँ देकर टैक्स नहीं ले पाते थे, ठीक है। और ऐसी हमने जैसा कि बताया, ऐसी उन्होंने बहुत सारी कॉपियाँ बनवा ली थी और कॉपियाँ दूसरे लोगों को भी दे देते थे जिनको इजाज़त नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से धोखाधड़ी करते थे पर्चियों का, दस्तावेज़ों का। अंग्रेज़ों के इस तरह के काम से बंगाल के नवाब को भारी नुकसान हो रहा था। भैया नुकसान तो होगा, जब हमको टैक्स नहीं मिलेगा, आप उसकी ज़मीन पर व्यापार कर रहे हो, उसको टैक्स नहीं दे रहे हो, तो नुकसान तो होगा। ये नुकसान अलीवर्दी खां के वक्त से ही चला आ रहा था। मतलब ये जो चालाकी भरी ये जो चीज़ें थी, ये अलीवर्दी खां के ज़माने से कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सिराजुद्दौला पे कर रहे हो। तो इनकी नीयत में खोट शुरू से था। सिराजुद्दौला को इस नुकसान का इल्म था, इसलिए वह अंग्रेज़ों के इस काम को रोकना चाहता था। उधर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को इस बात का विश्वास हो गया था कि यूरोप में दोनों जातियों के बीच जंग छिड़ने वाली है, जिससे हिंदुस्तान में भी उनसे जंग छिड़ जाएगी, यानी 7 ईयर्स वॉर छिड़ने वाली है अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच। तो यहाँ पर जो सिराजुद्दौला समझ गया था कि यहाँ पर भी भैया होगा।
इसलिए अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बंगाल में अपनी किलेबंदी करने लगे और सैनिक संख्या बढ़ाने लगे। नवाब सिराजुद्दौला की नज़र में ये काम सही नहीं थे। उसने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों दोनों को किलेबंदी रोक देने के लिए हुक्म दिया। फ्रांसीसियों ने तो नवाब का हुक्म मान लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने नवाब के हुक्म की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने किले बंदी और हिंदुस्तानी कारोबारियों को पर्ची देकर उनसे रिश्वत लेना जारी रखा। ठीक है, तो सरासर उसके जो ऑर्डर्स हैं उसको डिनाई कर रहे हैं यहाँ पर अंग्रेज़। देख रहे हैं, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच संघर्ष। अब क्या हुआ भैया, अब तो संघर्ष होना ही है। वो किलेबंदी करने को रोक रहा है, आप किलेबंदी कर रहे हो। ठीक है, उसके जो दस्तखत हैं आप उसी कॉपी बनवा कर दूसरों को बांट रहे हो। ठीक है, वो टैक्स देने को कह रहा है, आप टैक्स नहीं दे रहे हो, ऊपर से आप उसको एज अ नवाब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो अब तो क्या है भैया, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष तो कंपलसरी है। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच व्यापक संघर्ष हुआ। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को उसी वक्त किलेबंदी करने को हुक्म दे दिया था जिस वक्त किलेबंदी बंद करने जिस वक्त कि वह शौकतगंज को दबाने के लिए पूर्णिया की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही उसे ये खबर मिली कि अंग्रेज़ उसका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। सिराजुद्दौला इससे बहुत गुस्सा हुआ। वह जल्द ही राजमहल से मुर्शिदाबाद लौट आया और 24 जून 1756 ईस्वी को अंग्रेज़ों की कोठी घेरने के लिए उसने एक फ़ौज कासिम बाज़ार भेजी। यहाँ देख लिया, कासिम बाज़ार की फ़ौज कब भेजी गई? 1756 ईस्वी में। कासिम बाज़ार उस समय बड़ा फेमस बाज़ार था, यहाँ पर अंग्रेज़ों की कोठियाँ हुआ करती थी। ठीक है, भेज दी। किलेबंदी और तोपों के बावजूद कासिम बाज़ार की कोठी सिराजुद्दौला की फ़ौज के सामने टिक ना सकी। ठीक है, जो अंग्रेज़ों की फ़ौज थी वो सिराजुद्दौला की फ़ौज के सामने ना टिक सकी। अंग्रेज़ अफसर वॉटसन ने हार मानकर कोठी थी को सिराजुद्दौला के हवाले कर दिया। इसके बाद सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया। यहाँ के अंग्रेज़ अधिकारी भी सिराजुद्दौला की फ़ौज के सामने नहीं ठहर सके, फोर्ट विलियम के किले को छोड़ भाग गए। ये देखिए दोस्तों, है कोलकाता में फोर्ट विलियम का किला, आप देख सकते हैं। ये है फ़ोटो फोर्ट विलियम किले की। कुछ अंग्रेज़ कारोबारियों ने हथियार डाल दिए और बहुत से गिरफ्तार कर लिए गए। अब इसी के बीच में दोस्तों एक घटना हुई जिसको कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो सच मानते हैं और जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है उसको गलत मानते हैं, वो कहते हैं ये मनगढ़ंत है। चलिए इस स्टोरी को देख लेते हैं, ट्रेजेडी को। ये दोस्तों जानी जाती है काल कोठरी की घटना से, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल इवेंट। कलकत्ता की इस छोटी सी लड़ाई के साथ काल कोठरी की दुर्घटना भी शामिल है। लगभग सभी अंग्रेज तारीखकार अपनी जाति की इस हार के साथ एक भयंकर हत्याकांड का जिक्र करते हैं। अंग्रेज कोठी के अंदर अंधेरी कोठरी थी। ठीक है, ये जो एक अंग्रेज कोठी यहाँ पर बना के रखे थे उसमें एक छोटी सी अंधेरी कोठरी थी जिसमें जो बंदी होते थे, अंग्रेज जिसको बंदी बना लेते थे या जो कैदी होते थे, जो जिनको सज़ा होती थी, वो इसमें अंधेरी कोठरी में बंद कर देते थे, जो कि अंग्रेज़ कारोबारियों की ही बनाई हुई थी और जिनमें कंपनी के अफसर हिंदुस्तानी अपराधियों या कर्जदारों को बंद कर दिया करते थे। अंग्रेज़ लेखकों का कहना था कि 20 जून की रात, याद रखिएगा 20 जून की रात को, इनका ऐसा अंग्रेज़ों का कहना है, नवाब के सैनिकों ने 146 अंग्रेज़ कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में जो 15, याद रखिएगा 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी थी। ठीक है, इतनी छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज़ कैदियों को ठूस दिया गया, में बंद कर दिया गया। ज़्यादा गर्मी और जगह की कमी के कारण 124 आदमी दम घुट जाने के कारण मर गए। उसमें सिर्फ 20 आदमी बचे। ये दुर्घटना ब्लैक होल के नाम से मशहूर है, काल कोठरी के नाम से मशहूर है। लेकिन उस दुर्घटना के बारे में काफ़ी झगड़ा है। आधुनिक तारीखकार इस घटना को मनगढ़ंत मानते हैं। क्षेत्रफल के मुताबिक भी 146 आदमियों को इतने छोटे कमरे में बंद करना नामुमकिन था। इसके अलावा उस वक्त किसी खत या साहित्य में भी इसका जिक्र नहीं मिलता है।
उस समय जो साहित्य लिखे जाते थे, उस समय जो न्यूज़पेपर थे, उसमें इसका सबूत नहीं मिलता है। अगर इस घटना को सच मान भी लिया जाए तो आम तौर से सिराजुद्दौला को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता। देखिए ये दोस्तों एक पोर्ट्रे है जो उस समय लोग बनाते हैं कि इस तरह से कुछ घटना हुई थी। आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग उसमें भर रहे हैं। तो एक पोर्ट्रे है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो पोर्ट्रे हुआ है, ये कोई सच्ची फ़ोटो नहीं है। ठीक है, कुछ लोग अग्री हैं, कुछ लोग नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको मानते हैं नहीं मानते। ये आपको पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है, आपका हक है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का हमला। अब क्या हुआ, कलकत्ता पर फिर से अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया इसके बाद। ठीक है, इससे गुस्सा हो गया कि 124 इस तरह की उस समय खबर फैलाई गई। अगर ये सच है तो जाहिर सी बात है, इससे जो अंग्रेज़ थे उनकी भावनाओं को भावना तो आहत होंगी ही। कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का ये हमला धोखेबाजी से किया गया। अंग्रेज़ों से नवाब को धोखा देने के मकसद से बेहद ही दीन और नम्र शब्दों में इस आशय की प्रार्थना सिराजुद्दौला के पास भेजनी शुरू की कि हमें फिर से बंगाल में कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने षड्यंत्र रचा। ठीक है, पहले तो इन्होंने इजाज़त मांगी कि भैया हमें कारोबार करने की इजाज़त मिल जाए, और इसके ज़रिए से उन्होंने क्या करा, अपनी जो सेना थी उसको बंगाल में बंगाल में एंटर करने दिया। ठीक है, वो आसानी से एंटर हो गई। ठीक है, तो एक साजिश थी, तो बंगाल में कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ये प्रार्थना नवाब को धोखे में रखने की एक चाल थी। इसी बीच मद्रास, चेन्नई के रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बाद में जनरल गवर्नर बने, और वॉटसन के नेतृत्व में एक थल और एक जल फौज पहुंच गई। ठीक है, तो पीछे से क्या करा, एक थल और जल फौज को इन्होंने पहुंचा दिया। किसके नेतृत्व में, क्लाइव और वॉटसन के। किसके, कहाँ पे हमला करना था इनको, कोलकाता में करना था। उस समय कौन राजा था, सिराजुद्दौला था। इस शामिल फौज ने फौरन ही कलकत्ता पर हमला कर दिया। कलकत्ता की हिफाजत की जिम्मेदारी मानिक चंद पर थी। और ये दोस्तों जो मानिक चंद था ये पहले ही अंग्रेज़ों से जाके मिला हुआ था, तो ये बस देखने के लिए युद्ध कर रहा था। ठीक है, तो इसने थोड़ी बहुत दिखावा करा युद्ध करने का और फिर वहाँ से भाग निकला। लेकिन वह तो पहले से ही अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, इसलिए उसने कभी भी ईमानदारी से जंग नहीं की। इसके नतीजे में कलकत्ता और हुगली पर जल्द ही अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो गया। ऐसी हालत में नवाब सिराजुद्दौला को 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों के साथ अलीनगर की संधि करनी पड़ी। ये देखो दोस्तों है अलीनगर की संधि। ठीक है, अलीनगर की संधि की डेट याद कर लिए, 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के मुताबिक अंग्रेज़ों को पुरानी कारोबारी सुविधाएं लौटा दी गईं और उनको बहुत सारी दौलत हर्जाने के रूप में मिली। मतलब जो हर्जाना हुआ था, जो उनका युद्ध में नुकसान हुआ था, वो भी देना पड़ गया अलीनगर की संधि के बाद। सिराजुद्दौला ने अलीनगर की बेइज्जती वाली संधि को कई वजहों से मान लिया। उस समय दोस्तों कमज़ोर था, उसके दरबार में भी काफ़ी ज़्यादा झगड़े थे। वो जानता था उसके दरबार में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका साथ नहीं दे। उसे लगता था कि अभी अंग्रेज़ों के सामने झुकना सही है, क्योंकि मेरी जो हालत है वो अभी ज़्यादा बहुत कमज़ोर है। इसका पहला कारण तो ये था कि सिराजुद्दौला को इस बात की खबर मिल गई थी कि उसका दरबार साजिशों का अड्डा बन गया है और उसके अपने ही आदमी उसे धोखा दे रहे हैं। उस वक्त अपनी हालत को कमज़ोर समझकर और देखकर उसने अलीनगर की संधि करना ही सबसे सही समझा। सही मायनों में अलीनगर की संधि अंग्रेज़ों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। जब उनकी हालत बेहद मजबूत हो गई थी और किलेबंदी करने में उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। उस समय दोस्तों बंगाल पर माना जाता था कि बंगाल पर जिसने अधिकार कर लिया मानो उसने पूरे देश पर अधिकार कर लिया, क्योंकि जो बंगाल की ज़मीन थी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी। वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उनको अपनी सेना लाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड से सेना अपनी मंगा सकते थे, रसद मंगवा सकते थे, सैनिक बेड़ा मंगवा सकते थे, थल सेना मंगवा सकते थे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा उनको आसानी हो गई। तो एक तरह से ये इनका गेट बन गया था, ठीक, मिरेकल गेट बन गया था भारत में अपने कदम जमाने का।
तो अंग्रेजों के जरिए चंद्रनगर पर अधिकार। अब क्या हुआ, चंद्रनगर पर इन्होंने अपनी नजरें गाड़ी। यूरोप में सप्तवर्षीय जंग 7 इयर्स वॉर इसी वक्त शुरू हो गया था। अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर हमला कर दिया। इस वक्त सिराजुद्दौला को फ्रांसीसियों की मदद करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी अंग्रेजों के दुश्मन थे, तो यहाँ पर फ्रांसीसियों की हेल्प करनी चाहिए थी सिराजुद्दौला को, मगर वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भैया उसको इतनी ज़्यादा राजनीति की, वो इतना ज़्यादा कूटनीति नहीं था, साजिशकार नहीं था जैसा कि अंग्रेज थे। और अंग्रेज तो बहुत बड़े थे, जहाँ देखते थे कि भैया हमारा पल्ला गिर गया है तो दूसरे जाकर संधि कर लेते थे, ऐसी थी। मगर ऐसी चालाकी सिराजुद्दौला में नहीं थी। सिराजुद्दौला राजनीति में कूटनीतिज्ञता में कमी में ऐसा नहीं कर सका। वह सोच में पड़ा रहा कि उसे अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए या नहीं। इसी वक्त क्लाइव ने चंद्रनगर की बस्ती पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। हकीकत में ये नवाब की भूल और क्लाइव की महान कूटनीति थी, क्योंकि चंद्रनगर की जीत ने अंग्रेजों की प्रतिद्वंद्विता ताकत फ्रांसीसियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। क्योंकि जो चंद्रनगर पे वहां पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, तो फ्रांसीसियों आप हरा दिए गए हैं, तो भैया अब सिराजुद्दौला को अकेले फाइट करनी होगी। ठीक है, पहले तो अगर वो फ्रांसीसी कर लेता तो फ्रांसीसी को अपने साथ मिला देता, ठीक है, और फिर दोनों मिलते तो चांसेस थे कि आप अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। मगर अब एक प्रतिद्वंदी उनका कॉम्पिटिटर हट गया, तो अब ये कैसे लड़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो ये भी काफ़ी एक बड़ी दुर्घटना हुई। दूसरी तरफ फ्रांसीसियों के ज़रिए भी सिराजुद्दौला की मदद का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब क्योंकि सिराजुद्दौला ने हेल्प नहीं करी, तो फ्रांसीसियों ने भी समझ गए कि हमें भी सिराजुद्दौला की हेल्प नहीं करनी चाहिए। सिराजुद्दौला हालातों की गंभीरता को समझने में नाकामयाब रहा। ठीक, अगर वो इस हालातों को समझ जाता तो देखता कि यहाँ पे जो फ्रांसीसी हैं वह उनका साथ देकर अंग्रेज़ों को खदेड़ सकता है, मगर वो उसकी भूल रही। ये इतिहास में बहुत बड़ी भूल मानी जाती है दोस्तों। अब आते हैं बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना। अंग्रेजी शासन की स्थापना कब और कैसे हुई? ठीक है, अब क्योंकि बंगाल पे तो अधिकार हो गया है अंग्रेज़ों का, तो बंगाल में उस वक्त काफ़ी गड़बड़ी और खराबी फैली थी। दरबार में नवाब के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। अंग्रेज़ों ने नवाब के मेन आदमियों के साथ मिलकर साजिश और विश्वासघात का एक जाल बिछाया। सिराजुद्दौला की जगह पर मीर जाफिर को नवाब बनाने की साजिश रची। ठीक है, सिराजुद्दौला को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पे कौन बनाया जाएगा? मीर जाफिर। और जो मीर जाफिर होगा वो अंग्रेज़ों की कठपुतली होगा। वो जैसे चाहेंगे वो उसको ऑर्डर देगा। वो कहेगा भैया इतना टैक्स लगाओ, ये जागीरें हमारे नाम कर दो, इतनी दौलत हमें दे दो, इतना अधिकार हमारा है, यहाँ पर हम लोग करेंगे, इसका हम लोग टैक्स नहीं देंगे। तो ये सब कानून वो पास करवाते रहेंगे और मीर जाफर कठपुतली की तरह वो काम करता रहेगा। तो ये इनकी चाल थी। साजिश रची। इस साजिश में शामिल होने वाले आदमियों में मेन थे मीर जाफर। नाम याद कर लीजिए इनका, जो कि मेन थे। पहले थे मीर जाफर, ये गद्दार थे। दूसरे थे मानिक चंद, जो कि एक व्यापारी थे। अमीचंद, जगत सेठ, एक बड़ा साहूकार। इन सभी ने मिलकर एक गुप्त संधि की और ये फैसला किया कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों साजिश थी अंग्रेज़ों की और उस समय कुछ सिराजुद्दौला के दरबारियों की। ठीक, और वो दो सब मिलकर सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाएंगे और मीर जाफर को गद्दी पर बैठाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको मीर जाफर खड़े मिल जाएंगे और यहाँ पर ये अंग्रेज़ों से बातचीत कर रहे हैं। ठीक, तो ये दोस्तों था पूरा। यहाँ पर अंग्रेज़ थे, नवाबों से संबंध कड़वे ही रहे। और जो कुछ नवाबों से फिर बाद में क्या करा उन्होंने, कुछ लोगों को उन्होंने गद्दी पर बैठाया। बाद में सिराजुद्दौला हार भी जाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। ठीक है, मीर जाफर का बेटा ही उसका कत्ल कर देता है, क्योंकि मीर जाफर तो मिल गए हैं जाकर, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की बाद में हार होती है। ठीक, तो सिराजुद्दौला से कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ थे उसके संबंध अच्छे नहीं, मगर हाँ बाद में उसके बाद जो नवाब आए उनसे भी शुरू में तो अच्छा होता, फिर बाद में समझ में आता अंग्रेज़ उसके ऊपर उसको भी कठपुतली की तरह यूज़ करने लगते, जिससे जो नवाब था वो थोड़ा गुस्सा आ जाता था कि भैया हम नवाब हैं, तुम हमें कुछ करने नहीं दे रहे हो। तो इसकी वजह से वो भी खिलाफ हो जाते थे। तो नवाबों के साथ जो अंग्रेज़ों के
संबंध थे वो खराब ही रहे, जैसा कि आप पूरी इस लेक्चर में समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा सिनेरियो समय का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर जो भी कमी हो। ठीक है, और आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल पर, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।